तो जो हम लोग जनरल स्टडीज के क्लास करेंगे आज हम द फ्राइडे एंड सैटरडे फॉर जुडिशियल सर्विसेज। तो जनरल स्टडीज की क्लास में मेन फोकस हम लोग का रहेगा करंट अफेयर्स पर एंड करंट लीगल नॉलेज पर, जो आपको लॉ में भी काम आएगा, इवन एससी में भी काम आएगा। एक चीज तो ये बेसिकली लेटेस्ट लीगल इश्यूज प्लस करंट अफेयर्स की कंबाइन तरह से क्लास समझिए इसको आप, जो आपको जनरल स्टडीज में भी और आपके लॉ के पेपर में भी काम आएगी। एक चीज, दूसरा चीज, क्योंकि जनरल स्टडीज की क्लास है तो इसमें बहुत ज्यादा हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे। कई चीजें तो मैं आपको बता दूंगा कि ये टॉपिक है, अब इसका आंसर और मटेरियल आपको खुद नेट से ढूंढिए या किसी किताब से ढूंढिए। क्लास का फायदा आपको ये है कि एग्जाम में वही टॉपिक आएगा आपके, तो जो आपको इतना ढेर सारा चीज पढ़ते हैं वो आप पढ़ने से बच जाएंगे। तो जनरल स्टडी की जो क्लास हमारी होगी उसमें जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में, ट्रेडिशनल जो पोर्शंस हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, दो चार टॉपिक्स छोड़कर बाकी लगभग 70% क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर्स के ही मिलते हैं। इकोनॉमिक्स पूरा, साइंस पूरा, एनवायरनमेंट पूरा, और जनरल जो करंट अफेयर्स है। तो मैं आपको टॉपिक बता दूंगा, उस टॉपिक को आपको ढूंढ के कहीं पर अपना नोट्स बना लेना है, तो आप बहुत ज्यादा पढ़ने से बच जाएंगे। लेकिन एक एक चीज का मैं एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पर, दैट इज नॉट, तो वो सब पॉसिबल नहीं होगा। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा स्लो ही चलेंगे, फिर हम लोग स्पीड अप करेंगे। पहली चीज तो आपका है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी जो आपका है, यू आर गोइंग टू गेट इन एवरी एग्जामिनेशन। व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी and what law has been made by RBI and what is the tax imposed by government of India on this। क्रिप्टो करेंसी का नाम आप लोगों ने सुना हुआ है? कोई व्यक्ति आप में से बताइए, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी? ये आपके सभी एग्जाम्स में आना है। कोई बताए व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो सर करेंसी ये एक टाइप का डीरेगुलेटेड करेंसी होता है जो डीरेगुलेटेड। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से हाँ, डेवलप हुआ है। तो नहीं डीरेगुलेटेड इन द सेंस कि इस पे कोई भी सेंट्रल बैंक का रेगुलेशन नहीं रहेगा। इसको ये हमारे यहाँ ब्लॉकचेन इशू अभी है, टेक्नोलॉजी। ये अभी आपका इशू एक है। क्रिप्टो करेंसी बेसिकली कह सकते हैं आपकी इमेजिनरी करेंसी, और कितना करेंसी किसके पास है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, इट इज नॉट ओपन टू एवरीवन। तो आपने ठीक है कि इट इज डीरेगुलेटेड। इसमें सुप्रीम कोर्ट में रिट्स तक गई थी कि भाई कहते हैं इस क्रिप्टो करेंसी को बैन करिए, क्योंकि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह इसको यूज करेंगे ज्यादा, हवाला केसेस में यूज किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट अगर जब तक इस पर कोई लॉ नहीं बनेगा, यू कैन नॉट बैन इट। आप लॉ पास करिए क्रिप्टो करेंसी इलीगल, तो बैन कर देंगे। सिंपली क्रिप्टो करेंसी पर 30% टैक्स इम्पोज किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी इस बजट में। तो क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा टॉपिक है जो आपका हर एग्जाम में आना है। मे बी वो 20 वर्ड बीटी कॉइन है। बीटी कॉइन क्रिप्टो करेंसी है? बताइए, बीटी कॉइन। तो सर बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, एक टाइप हाँ, ऑफ क्रिप्टो करेंसी। ऐसे हाँ, डिफरेंट इथेरियम और भी कई हाँ, सारे हैं। हाँ। तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में यू हैव टू स्टडी। आप कहीं भी नेट खोल दे, क्रिप्टो करेंसी डेफिनेशन ले आइए, और कौन कौन सी है वो आप नोट कर लीजिए। आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में भी आएगा और मेन एग्जामिनेशन के में भी आएगा ये। सेकेंड चीज हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे, आप जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका है, जो इलेक्शंस हुए हैं, इलेक्शंस इन 5 स्टेट्स, तो आपको जानना है, केवल हम लोग एग्जाम के पर्पज से जो चीजें वही डिस्कस करेंगे। तो इलेक्शन आपके हुए हैं 5 स्टेट्स में: पंजाब, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा एंड उत्तराखंड। मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड
उत्तर प्रदेश एंड आपके जो है ये पंजाब। तो ये आपको जानना है। स्टेट सवाल भी आता है कि किस किस स्टेट्स में हुआ है। तो अब अभी अगर आप याद कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। एक महीने बाद कंफ्यूज कर जाएंगे त्रिपुरा हुआ कि मणिपुर हुआ, कहाँ हुआ। इसलिए इंपॉर्टेंस है। बहुत टफ सवाल नहीं है, बट जिस समय उसका रेलिवेंस है, अगर उस समय भी यार आप पढ़ लेते हैं तो जाके आप कुछ उसमें याद रहे। एग्जाम बेसिकली एग्जाम में सही करना होता है। एक चीज आपको एग्जाम की इंपॉर्टेंट। दूसरा चीज, किस असेंबली में लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ है, विधानसभा के चुनाव हुए थे, किस विधानसभा में कितनी सीटें हैं, ये आपको एक सवाल बनता है। तो 117 सीट्स आपकी पंजाब में, 60 सीट्स आपकी हैं मणिपुर एंड उत्तराखंड में, 60-60। 403 सीट्स आपके उत्तर प्रदेश में, और गोवा में 40 सीटें हैं, 40 सीट्स। तो आप क्यों डरते रह जाएंगे कि कौन कहाँ जीता और एग्जाम पता लगा कि ये सीट्स आ गए, क्योंकि खूब ऐसे सवाल आते हैं। ये कहाँ कहाँ इलेक्शंस हुए और किसमें कितनी कितनी सीटें हैं, ये हो गया आपका। तीसरी बात, ये अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नंबर ऑफ सीट्स कैसे हैं। पंजाब में 117 है, 70 सीट्स आपकी, 60 सीट्स आपकी उत्तराखंड में है, 60 आपकी मणिपुर में है, 40 सीट्स आपकी गोवा में है। तो एक जो पॉइंट आपका आता है, जब हम लोग फेडरलिज्म पढ़ेंगे, हम लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ फेडरलिज्म नहीं है कई इश्यूज में, तो एक पॉइंट ये भी आता है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में स्टेट्स भी इन्वॉल्व होती हैं और नंबर ऑफ वोट्स डिसाइड होता है। तो जो बड़ा स्टेट है उसका रोल ज्यादा हो जाता है। फिर जब हम लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा, सॉरी, राज्यसभा, राज्यसभा बेसिकली रिप्रेजेंट्स द स्टेट्स। लोकसभा जो है जनता का प्रतिनिधि करते हैं, लेकिन राज्यसभा जो है राज्यों की सभा है, राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में। तो इस नंबर ऑफ सीट्स की वजह से रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में यूपी का ज्यादा है, पंजाब का कम है, उत्तराखंड का कम है, गोवा का और कम है। और लॉ मेकिंग में आपका पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा है। तो जो ये वेरिएशन आपका है, इसके वजह से जो रिप्रेजेंटेशन है सेंटर में, जो डिसीजन मेकिंग में जो इफेक्ट है डिसीजन मेकिंग में, वो अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग है। तो ये एक हमारा एवरेशन है फेडरलिज्म को लेकर। तो ये आप यूज कर सकते हैं जब भी फेडरलिज्म पे सवाल आए, या कभी एसए पर सवाल आए, या कभी जीएस में भी सवाल आता है, व्हाट आर द एबरेशंस इन आवर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। हमारे संसदीय लोकतंत्र में क्या विपथ गमन है, मतलब क्या गड़बड़ियां हैं। एक वर्ड बार बार यूज हो रहा है, लोक मत परिष्कार, मीन्स टू प्योरीफाई द इलेक्शंस। लोक मतलब वोटिंग, परिष्कार मतलब प्योरीफाई। तो जो कई प्रकार के जो विसंगतियां हैं, तो एक आपका पॉइंट रहता है जो कि जब तक बात आपको समझ में नहीं आती है तब तक उस पॉइंट को आप नहीं कर पाते हैं। एक तो ये हो गया। एक ऐसा कोई प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में है कि किसी भी स्टेट असेंबली में मिनिमम कितना सीट्स होना चाहिए, बता सकता है? इज देयर एनी प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट शुड बी द मिनिमम स्ट्रेंथ इन एनी लेजिस्लेटिव असेंबली? किसी भी विधानसभा में न्यूनतम विधायकों की संख्या कितनी होनी चाहिए? ये बकायदा पार्लियामेंट, ये कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है, ध्यान रखिएगा। मिनिमम इतना होना चाहिए। लेकिन कुछ स्टेट्स के लिए उसमें छूट है, तो उसी में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में ही। तो किस स्टेट में कितनी
मिनिमम 60 आपका है। किसी भी राज्य में कम से कम 60 विधानसभा में विधायकों की संख्या होनी चाहिए, मिनिमम 60, इससे कम नहीं होना चाहिए, इसे कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट। मैक्सिमम पर नहीं है, मैक्सिमम 500 है। ये चेक करिए किस प्रोविजन में है, किस आर्टिकल में कि मैक्सिमम 500 होगा और मिनिमम 60 होगा। लेकिन गोवा में 40 ही है, ऐसा क्यों? गोवा में 40 सीटें कैसे हो गई फिर, जब कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि देयर शुड बी मिनिमम ऑफ 60 सीट इन असेंबली। तो उस पर्टिकुलर आर्टिकल में ही लिखा हुआ है कि गोवा के केस में 40 रहेगा, मतलब वो छूट दे दिया है गोवा के लिए। तो एक सवाल यहाँ लिखिए, व्हाट इज द आर्टिकल, मतलब किसी भी विधानसभा में न्यूनतम और अधिकतम सीटें कितनी होंगी। हम लोग बात कर रहे हैं जीएस की। जो इलेक्शंस हो रहे हैं, इलेक्शन तो राजनीति अलग चीज है। इस इलेक्शन के बेस पर आपके एग्जाम में सवाल आएगा, लेकिन राजनीति नहीं आएगी। तो सवाल ये बनते हैं आपके, तो किसी भी राज्य में विधानसभा में न्यूनतम सीटें कितनी होंगी और अधिकतम सीटें कितनी होंगी, पहली चीज। दूसरा सवाल, हमारे देश में कितने राज्य ऐसे हैं जिनमें कि 60 से कम विधानसभाएं की सीटें हैं, 60 से कम। एक तो गोवा ही हो गया जो आपका इलेक्शन चल रहा है। तो ये आपको ध्यान देना है, आपको बैरेक्ट निकाल कार्य। कल पहले सारे सवाल मैं आपसे पूछूंगा, तब हम लोग आगे वाली क्लास करेंगे कल। और जो हम लोग क्लास कर रहे हैं, आपको 2 सवाल देखिएगा आज ही क्लास से आपको मिले एग्जाम्स में। फिर अगला सवाल आपका है, हमारे देश में कितने राज्य ऐसे हैं जहां पर के विधान परिषद हैं, इन विच स्टेट्स वी हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, ये आपको देखना है। और जो आपके चुनाव हुए हैं ये 5 राज्यों में, इन 5 राज्यों में कहां कहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधान परिषद है। प्लस जम्मू और कश्मीर में विधान परिषद है कि नहीं, ये 3 सवाल आपको देखना है। क्लियर है बात? जो बोल रहा हूँ उसको लिखते हुए चलिएगा आप लोग। इसलिए कहा जा रहा है विधान परिषद की, जो आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, चीफ डिप्टी चीफ मिनिस्टर मौर्य जी, और आपके दिनेश शर्मा, तीनों लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल से जीत के आए थे पिछली बार। तीनों लोगों ने इलेक्शन नहीं लड़ा था पिछली बार, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। अगला सवाल आपका ये है कि व्हाट आर द क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी फॉर अ पर्सन टू बिकम अ मिनिस्टर और अ चीफ मिनिस्टर। कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री या मंत्री बनने की उसकी कौन सी अर्हताएं हैं, व्हाट आर इट्स क्वालिफिकेशंस। तो आर्टिकल 164 क्लॉज 4, तो संविधान का आपका उसमें लिखा हुआ है कि क्या कंडीशन है। तो उसमें नियम आपका यह है कि कोई भी व्यक्ति मंत्री या मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन उसको 6 महीने के अंदर विधायिका का सदस्य बन के आना है। उसको विधानसभा का मेंबर चुन के आ जाना, मतलब कोई व्यक्ति मंत्री बन सकता है 6 महीने तक बिना ही कोई विधायक रहे, लेकिन विद इन 6 मंथ्स उसको चुन के आना है। तो पिछली बार इलेक्शन ये लोग नहीं लड़े थे, तो ये लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल से आए थे, विधान परिषद से विधायिका में आ गए थे 6 महीने के पहले। मौर्य जी भी, योगी आदित्यनाथ, दिनेश शर्मा, तीनों लोग इस बार इलेक्शन लड़े हैं। तो सवाल आपका बनता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स कहाँ कहाँ है, और एक मंत्री के लिए, एक व्यक्ति के मंत्री बनने के लिए क्या क्या उसकी अर्हता है, क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं। फिर आपका इशू आता है
कि विधानसभा के इलेक्शंस कब होंगे, विधानसभा के जनरल इलेक्शंस कब होंगे। तो लिखिए, इट शुड बी हेल्ड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ दैट असेंबली। विधानसभा का जो कार्यकाल है उसके समाप्त होने के पहले चुनाव हो जाना चाहिए। लेकिन चुनाव का कोई भी नोटिफिकेशन जो कार्यकाल समाप्त होना उसके 6 महीने पहले से नहीं आना चाहिए। मतलब अगर कार्यकाल मई 2022 में समाप्त हो रहा है तो मई के 6 महीना पहले इलेक्शंस का नोटिफिकेशन नहीं आना चाहिए। मतलब 6 महीने के अंदर ही होना चाहिए वो, ये नहीं कि 6 महीने के पहले ही नोटिफाई कर दिया आपने। या फिर विधानसभा को भंग कर, आफ्टर रिजोल्यूशन ऑफ द असेंबली। तो चुनाव तभी होते हैं, दो शर्तें हैं, जब विधानसभा कार्यकाल समाप्त हो रहा हो या फिर विधानसभा को भंग कर दिया जाए, तब जाकर चुनाव होते हैं, महासभा विधानसभा के जनरल इलेक्शंस। और कार्यकाल जब समाप्त होना है उस परिस्थिति में 6 महीना पहले नोटिफिकेशन नहीं आना चाहिए। डिसॉल्व होने बाद नोटिफिकेशन बाद में ही आएगा, लेकिन अगले 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाने चाहिए, क्योंकि नियम क्या है, विधानसभा की 2 बैठकें जो होती है उसमें 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, तो इलेक्शन आपके हो जाने चाहिए। तो इन बातों पर आपको ध्यान रखना है फॉर इलेक्शन। केवल कौन जीता कौन हारा वो तो देखना ही पड़ेगा आपको कि किसमें किसको सीटें मिली कितनी, लेकिन केवल वही आपको ध्यान रखना है। ये आपका बेसिकली एग्जामिनेशन पर्पस है, दिस पार्ट इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द क्वेश्चंस। और मेंस में तो यही आएगा आपका। तो जो आपके इलेक्शन ये हो रहा है उसमें आपको इतनी बातों को ध्यान रखना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, क्योंकि वो सवाल मुझे लग रहा है जरूर आने वाला है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है इस समय, पुष्कर धामी। पुष्कर धामी। वो कैसे, उसके पहले कौन थे मिनिस्टर, मुख्यमंत्री कौन थे, हरीश सिंह रावत। उनको अपना पद क्यों छोड़ना पड़ा था, हम डिस्कस किया था कल। धामी के पहले जो मुख्यमंत्री उनको अपना पद क्यों छोड़ना पड़ा था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल इशू आ गया था आपका। तो एक शर्त है आपका है 164 क्लॉज 4 कि कोई भी व्यक्ति मंत्री या मुख्यमंत्री तभी बन सकता है जब वो 6 महीने के अंदर इलेक्शन लड़के विधानसभा मेंबर हो जाए वो। और जब वो व्यक्ति थे तो वो मेंबर नहीं थे कि कहीं क्या भी, तो उनको मुख्यमंत्री तो बना दिया गया, लेकिन उनको 6 महीने के अंदर इलेक्शन लड़के आना था, चुनाव होके आना था। लेकिन विद इन 6 मंथ्स इलेक्शन कमीशन जो है इलेक्शन कराने को तैयार ही नहीं था। जब तक इलेक्शन कराएगा नहीं तो फिर कैसे आएगा, तो उनको जाना पड़ेगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन पर भी, इलेक्शन कमीशन ऑल्सो इज गवर्न बाय रूल ऑफ लॉ। इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि अगर कोई पद खाली होता है तो उसको 6 महीने के अंदर उसको चुनाव करा लेना है। इलेक्शन कमीशन को वो चुनाव कराना था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने नहीं कराया। कारण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 में एक प्रोविजन है, अगर कोई विधानसभा जिसका कि कार्यकाल खत्म हो रहा हो और उस विधानसभा के जनरल इलेक्शंस, मतलब पूरे असेंबली का चुनाव कराने के लिए केवल 1 साल रह गया है, मतलब उसका कार्यकाल केवल 1 साल रह गया है, तो बाई इलेक्शन उपचुनाव कराने के लिए इलेक्शन कमीशन मना कर सकता है। मतलब हरक सिंह रावत को अगर मुख्यमंत्री कंटिन्यू करना था तो उनको विधायक चुन के आना आवश्यक था विद इन 6 मंथ्स। लेकिन जब 6 महीना खत्म होने लगा तो इलेक्शन वहां पर हुआ ही नहीं। और इलेक्शन इसलिए नहीं कराया इलेक्शन कमीशन ने कि भाई साल भर बाद जो है, मतलब विद इन 1 ईयर, उनका पिछले अप्रैल में खत्म हो रहा था कार्यकाल, लेकिन विद इन 1 ईयर आपको उत्तराखंड में चुनाव होने वाले थे जो इस समय हुए हैं, तो उनको अपना पद छोड़ना पड़ा था।
और पुष्कर सिंह धामी आपके मुख्यमंत्री चुनकर आए थे। एक मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस उस समय आया था, तो वो आप ध्यान रखिए, हो सकता है वो प्रश्न आपका आ जाए। क्या क्वालिफिकेशन है मंत्री के लिए, उसका इलेक्शन कमीशन की क्या ड्यूटी है चुनाव कराने की, और इलेक्शन कमीशन को क्या पावर है कि वो चीज मतलब एग्जाम्पशन है कि वो ना भी कराए चुनाव, किन पर से चुनाव कराने के लिए वो चाहे तो मना कर सकता है। तो ये बातें आपको इलेक्शन संबंधित जो आपके एग्जाम के लिए आने, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी। उसके बाद कौन कितने सीट्स जीता, कौन मुख्यमंत्री बना, कौन क्या हुआ, ये तो आपको रटेंगे ही और रट लेंगे ही उस चीजों को। लेकिन जो मैं हम लोग डिस्कस किया, जब तक इस पर आप ध्यान नहीं देंगे, किताब खोलकर उसी बात को नोट्स आपको बनाना होगा, तब जाके वहां पर एक या दो सवाल जितने भी पीसीएस के एग्जाम होंगे प्रीलिम्स में आपके आएगा वो, और एक शॉर्ट नोट्स या बड़ा सवाल आपका मेन एग्जामिनेशन में भी आपको मिलेगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो जनरल स्टडीज में हम लोग इसी ढंग से चीजों को करेंगे, ध्यान रखिएगा। मैं आपको एकदम बता दूंगा कि ये कर लीजिए बस, और जी जनरल स्टडीज उतना ही करिए जितना हम लोग क्लास में करेंगे, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर जनरल स्टडीज। इसके अलावा केवल आप लास्ट 5 ईयर्स का, चाहे दिल्ली का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे कहीं का भी हो, वहाँ का पीसीएस का एग्जाम और पीसीएस जे का एग्जाम का जीएस का पेपर आप सॉल्व कर लीजिए, प्रीलिम्स का और मेंस का। जो ट्रेडिशनल सवाल हैं वो बार बार 5 साल में सवाल वो रिपीट हो जाते हैं, केवल नए सवाल बनते हैं, और नए सवाल के लिए हम लोग सारी बातें कर रहे हैं। 70% आपको नए सवाल मिलेंगे, वो आप इसी डायरेक्शन से पढ़ करेंगे तभी उनको कैच कर पाएंगे आप। और ट्रेडिशनल क्वेश्चंस के लिए आप लास्ट 5 ईयर्स का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो दैट विल बी मोर एंड मोर देन सफिशिएंट फॉर योर पीसीएस एंड पीसीएस जे एग्जामिनेशन। जनरल स्टडीज के लिए आपको दो ही काम करना है, एक जो क्लास में कहा जाए उसका बकायदा नोट्स बनाइए, घर में जाके उन्हीं चीजों को रिफाइन करिए, और लास्ट 5 ईयर्स का पेपर आप सॉल्व कर लीजिए, पीसीएस जे एंड आपका पीसीएस का, प्रीलिम्स का और मेंस का पेपर सॉल्व कर और द ट्रेडिशनल पार्ट। अब जो एक नया इशू चल रहा है आपका, अच्छा इस सिलसिले में इलेक्शंस में आपको और चीज जाननी है, लिखिए जरा तो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ नेशनल पार्टी। राष्ट्रीय दल की क्या परिभाषा है, और हमारे देश में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल हैं, हाउ मेनी नेशनल पार्टीज वी हैव इन इंडिया। दूसरा, क्षेत्रीय दल किसे कहते हैं, विच पार्टी इज कॉल्ड अ रीजनल पार्टी। और एक रीजनल पार्टी के लिए राष्ट्रीय पार्टी होना की क्या शर्तें हैं। आप देखेंगे कि 2% ऑफ वोट्स इन जनरल इलेक्शंस 4 राज्यों में पाया हो तब जाके वो बन जाता है, ये एक्चुअली डेफिनेशन है उसकी। तो इस कंडीशन में आपका जो आप पार्टी आम आदमी पार्टी है, ये अब दावा कर रही है कि हमको नेशनल पार्टी का रिकॉग्निशन दिया जाए। तो नेशनल पार्टी होने के लिए क्या शर्तें हैं, ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा। किताब खोलिए, नेट खोलिए कि ये चीजें हैं, और कितने वर्तमान नेशनल पार्टी हमारे देश में, इसको देख लीजिए। फिर एक आपका आता है आपका राइट टू वोट। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ राइट टू वोट। राइट टू वोट एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल राइट है, स्टैट्यूटरी राइट है कि फंडामेंटल राइट है। जो आपका मत देने का अधिकार है वो संवैधानिक अधिकार है कि विधिक अधिकार है कि मौलिक अधिकार है कि सांविधिक स्टैट्यूटरी अधिकार है, बताइए कोई। कौन सा राइट है राइट टू वोट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट है,
ओके, कॉन्स्टिट्यूशन राइट है तो क्या आपको वो राइट देने को मिलता क्यों नहीं है? कई बार आप जाते तो आप दे नहीं पाते हैं आप। और कोई बताएगा? तो राइट टू वोट आपका फिर अगर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है तो कई लोगों को वोट देने को क्यों नहीं मिलता है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो जो आपका ठीक है कह रहे हैं आप, लेकिन जो आपका राइट टू वोट है, नियम यह है, पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट डिसाइड करता है, लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 डिसाइड करता है कि जिस व्यक्ति का इलेक्टोरल रोल, इलेक्टोरल रोल मतलब जो निर्वाचन मत सूची होती, मतदाता सूची होती है, जिस व्यक्ति का निर्वाचन मतदाता सूची में नाम होगा वही वोट दे पाएगा। आपका आधार कार्ड बना होगा, आपका पासपोर्ट होगा, आपका ड्राइवर सब कुछ होगा, मुख्यमंत्री भी राष्ट्रपति भी आपसे आके कहा हाँ भाई ये यही व्यक्ति हैं और हैं, तब भी आप वोट नहीं दे पाएंगे आप। तो ये आपका स्टैट्यूटरी राइट है, कानूनी राइट है, स्टैट्यूट में लिखा हुआ है, और आपके लिखा हुआ राइट टू वोट है आपका संविधान में, आर्टिकल 324 कौन सा है, 326। लेकिन दैट इज गवर्न बाय लॉ, स्टैट्यूट। उसमें यह है कि जिसका मतदाता सूची में नाम होगा वही वोट देगा। तो फंडामेंटल राइट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, अगर लीगल राइट भी लिखा हुआ है, अगर आपके ऑप्शन में है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लीगल राइट, फंडामेंटल राइट और स्टैट्यूटरी राइट, तो आप स्टैट्यूटरी राइट पर टिक करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट पर टिक नहीं करेंगे। फंडामेंटल राइट और कॉन्स्टिट्यूशन दिया तब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट पर देंगे आप, क्योंकि संविधान में है राइट टू वोट। नेक्स्ट आपका है व्हाट इज द एज, राइट टू वोट का एज क्या है? राइट टू वोट का एज है 18 ईयर्स। आर्टिकल 326। राइट टू वोट का एज आपका है 18 ईयर्स, 18 साल के ऊपर बोलते हैं वयस्क मताधिकार, एडल्ट सफरेज। इलेक्शन लड़ने का क्या एज है, तो लिखिए तो, व्हाट इज द एज लिमिट फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस इन, लिखिए, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधानसभा, विधान परिषद और पंचायतें। पंचायतों में इलेक्शन लड़ने की उम्र अलग है, हमारे पंचायत इलेक्शन में भी हुए हैं। एक सवाल आपको लिखना है कि मत देने के अधिकार की उम्र सीमा क्या है, व्हाट इज द एज लिमिट फॉर वोटिंग, जिसमें कि राष्ट्रपति के लिए क्या वोटिंग एज है, कंटेस्टिंग एज है, उपराष्ट्रपति के लिए क्या है, लोकसभा एमपी के लिए क्या है, राज्यसभा एमपी के लिए क्या है, विधानसभा के एमएलए के लिए क्या है, और विधान परिषद के एमएलए के लिए क्या है, और पंचायतों के लिए क्या है। हर एक की एज अलग अलग है। मिनिमम एज रिक्वायर्ड इज डिफरेंट फॉर ऑल दिस इलेक्शंस, ये सारे इलेक्शंस हैं, तो ये भी आपको इसमें जानना होगा, तब जाके आप 2 या 3 प्रश्न इस इलेक्शन संबंधित, क्योंकि ये एक तरीके से बड़ा इलेक्शन चुनाव हुआ है, मेजर इलेक्शन हुआ है ये, तो केवल कौन जीता कौन हारा ये नहीं आएगा, ये सारी बातें आपको उसमें देखनी पड़ेगी। और एक प्रश्न आपका है, बताइएगा आपको, कोई भी व्यक्ति एक बार में कितने जगहों से चुनाव लड़ सकता है, बताइए।
कोई भी व्यक्ति एक बार में कितने जगहों चुनाव लड़ सकता है? बताइए कोई, एनीवन? या कोई लिमिट नहीं है? जितनी जगहों से चाहे उतनी जगहों चुनाव लड़ सकता है कोई व्यक्ति। प्राइम मिनिस्टर भी पिछली बार लोकसभा में 2 जगह चुनाव लड़े थे। इस बार के मुख्यमंत्री पंजाब के 2 जगहों चुनाव लड़े थे। तो कोई व्यक्ति कितनी जगहों से चुनाव लड़ सकता है एक बार में? बताइए एनीवन? किसी को जानकारी नहीं है क्या? क्या कोई सुन नहीं रहा है? बताइए। तो आपका पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में है लिमिटेशन। अ पर्सन कैन कंटेस्ट इलेक्शन मैक्सिमम फ्रॉम 2 सीट्स। 2 जगह। पहले कोई लिमिट नहीं थी, तो लोग कई जगहों से लड़ जाते थे। अब लिमिट कर दिया है, मैक्सिमम आप 2 जगह से ही चुनाव लड़ सकते हैं। पंजाब के चीफ मिनिस्टर चानी जो हैं 2 जगह से लड़े थे। मुख्यमंत्री आपके प्रधानमंत्री बनारस से लड़े थे, और बड़ौदा गुजरात से इलेक्शन लड़े थे। तो 1 पर्सन कैन कंटेस्ट इलेक्शन फ्रॉम मैक्सिमम ऑफ 2 सीट्स। एक चीज हुआ। अगला आपको ध्यान रखना है, जो भी सवाल आता है भी एग्जाम्स में, कि अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का मेंबर है, क्या वो इलेक्शन लड़ सकता है? लोकसभा का कोई अगर एमपी है, तो क्या वो विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है? यस। आपके अखिलेश यादव जो आपके हैं, वो इस समय लोकसभा के मेंबर हैं, एमपी हैं, फिरोजाबाद से शायद। और करहला से वो असेंबली का चुनाव भी लड़ते जीत गए हैं। वो भी जीते हुए, ये भी जीत गए हैं। अब दोनों सीट नहीं रख सकते हैं, तो कौन सी सीट उनको रखनी पड़ेगी, कौन सी छोड़नी पड़ेगी? ये भी बाकायदा आपके संविधान में लिखा हुआ है। ये सवाल आप एग्जाम में आएगा ये, कि अगर कोई व्यक्ति लोकसभा की सीटें हैं, 2 जगह चुनाव लड़ रहा है, दोनों जगह से जीत गया, एक जगह हार गया, जीत, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लोकसभा का मेंबर है, एमपी है, राज्यसभा एमपी है, और चुनाव जीत गया आपका फिर से विधानसभा में, तो कौन सी सीट रखेगा, कौन सी नहीं रखेगा? जैसे कि अखिलेश यादव कौन सी सीट रखेंगे, कौन सी नहीं रखेंगे, इसका क्या नियम, बाकायदा नियम के अनुसार है वो। तो ये बात आप आर्टिकल संविधान खोलकर पढ़ लीजिएगा, कि अगर कोई व्यक्ति पहले से ही कहीं पर जनप्रतिनिधि है और फिर इलेक्शन लड़ता है लोकसभा, राज्यसभा के या विधानसभा का, और जीत जाता है, तो कौन सी सीट को रखेगा, कौन सी को नहीं रखेगा। और जमानत जब्त, आप सुनते हैं ना कि जमानत जब्त हो गई इनकी। तो जमानत कब जब्त होती है? जब आप इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, तो आप सिक्योरिटीज डिपॉजिट कर, जमानत अपनी डिपॉजिट करते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट करते हैं। लेकिन जमानत जब्त हो जाती है कि भाई इतने उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई, तो जमानत जब्त होने की कंडीशन क्या है? किस परिस्थिति में किसी चुनाव में एक कैंडिडेट की जमानत जब्त हो जाती है? कई कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हुई है, तो उसका नियम में लिखिए। अगर कोई उम्मीदवार कुल वैध मत के 1/6% से कम वोट पाता है, तो उस कैंडिडेट की जमानत जब्त हो जाती है। दैट इज व्हेन अ कैंडिडेट गेट्स लेस देन 1/6 of the total votes of the total votes
टोटल वैलिड वोट पोल्ड, तब उसकी जमानत जब्त हो जाती है। अब ये बताया कि भीम आर्मी के चीफ की जमानत जब्त हो गई है। अगर कोई उम्मीदवार, अगर किसी विधानसभा में जितने वैलिड वोट पड़े हैं, वैध मत पड़े हैं, उस वैध टोटल वैध मत से 1/6 से भी कम वोट पाता है, तब जमानत जब्त हो जाती है। क्लियर बात ये। लेकिन मान लीजिए कि जो कैंडिडेट जीता है उसी को 1/6 से कम वोट मिला, तब क्या होगा? टोटल वोट जितने पड़े हैं उससे 1/6 से कम वोट एक कैंडिडेट पाया, और लेकिन फिर भी जीत गया है वो। लिखिए तो, व्हाट इज फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम? व्हाट इज फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम? लिख लिया सबने? किसी को जानकारी है व्हाट इज दिस फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम क्या होता है? एक सवाल आपका आईएएस में आया था कि चुनाव में फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम किस देश में पाया जाता है? इंडिया में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, या अमेरिका में? तो व्हाट इज फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम क्या है? बताइए कोई। और किस देश में होता है? इस पद्धति से किस देश चुनाव होते हैं? बताइए कोई, ऑन करके बताइए, अपना अनम्यूट करके बताइए। अमेरिका। गैस वर्क नहीं करना, क्लास में ध्यान रहे, गैस वर्क नहीं करना है। इम्तहान में, सिविल सर्विसेज में, जे में, कहीं पर भी अच्छी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। आता है तो बताइए, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम हिंदुस्तान में होता है। जो हमारा इलेक्शन होता है ये फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम पद्धति से होता है। आपने पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति का चुनाव, पढ़ा है ना, सिंगल ट्रांसफरल वोट सिस्टम से होता है। राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरण पद्धति से होता है। तो फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम जो चुनाव पद्धति है वो हिंदुस्तान में होता है। और इस पद्धति से जो चुनाव होते हैं, लिखिए, लोकसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव और पंचायतें को चुनाव, इनके चुनाव होते हैं फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम से। और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषद वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम से होता है। मोटे तौर पर आप देखो ना, कैलकुलेशन किया जाता है राष्ट्रपति वाले में, जब तक राष्ट्रपति को 50% से ज्यादा वोट नहीं मिलेगा तब तक राष्ट्रपति घोषित नहीं होता इलेक्टेड। लेकिन राज्यसभा में, लेकिन लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में और आपका जो पंचायतें हैं, इनमें फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम अप्लाई होता है हिंदुस्तान में। मतलब जिस व्यक्ति को पहली बार ही सबसे ज्यादा वोट मिल गया वो जीत गया। जिसको ज्यादा फर्स्ट पास्ट, मतलब जो पहली बार ही गोल पोस्ट को क्रॉस कर गया, वो जीता हुआ माना जाता है हमारे यहाँ। जो हमारे पद्धति को बोलते हैं फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम। एनसीईआरटी बुक्स में आपको क्लास 6 में ही मिलेगा ये। मतलब हमारा जो चुनाव होता है, इसको सबसे ज्यादा वोट मिलेगा वो जीतेगा। तो अगर टोटल 1 लाख वोट पड़े और 20 कैंडिडेट खड़े हैं और एक व्यक्ति को 7,000 वोट मिला, बाकी सबको 5,000 वोट मिला, तो 7,000 वोट पाकर भी वो व्यक्ति एमएलए बन जाता है।
मतलब 1 लाख में से 93,000 लोगों ने उसको वोट नहीं दिया, तब भी वो आपका रिप्रेजेंटेटिव है, क्योंकि हमारे यहाँ फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम है। दिस इज द सेकेंड एबरेशन इन द इंडियन डेमोक्रेसी। भारतीय लोकतंत्र में, भारतीय चुनाव व्यवस्था में ये दूसरी जो गड़बड़ी है कि जो हमारा इलेक्टेड व्यक्ति आता है चुनकर, वो हमारा रियल प्रतिनिधि नहीं होता है, क्योंकि उसको आधे से ज्यादा लोगों ने नकारा हुआ है। जितने ये बीजेपी के लोग घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, या जो भी चुनाव जीता है, किसी को 50% वोट नहीं मिला है, तब भी वो हमारा प्रतिनिधि है, क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा है, वोटिंग पैटर्न सिस्टम, इलेक्शन सिस्टम ऐसा है। उसको बोलते हैं फर्स्ट पास सिस्टम। तो जो हम लोग बात कर रहे थे जमानत जब्त वाली, अगर टोटल वोट से 1/6%, 1/6 से भी कम वोट मिलता है, जमानत जब्त हो जाती है। लेकिन 1/6 से भी कम वोट पाकर कोई व्यक्ति अगर जीत गया है, तो उसकी जमानत जब्त नहीं होती है, वो व्यक्ति छूट जाता है, बाकी लोग जमानत जब्त हो जाएगी। अमेरिका में ग्रुप वोटिंग होती है, जर्मनी में लिस्टिंग सिस्टम है, लिस्ट वाइज चलता है। तो हमारे एक एबरेशन है, जब हम लोग डिस्कस करेंगे तब आएंगे ये। तो ये सारी चीजें आपको, तो जो हमारा इलेक्शन है ये, इस इलेक्शन को लेकर इतनी बातों को आपको डिस्कस करना है और पढ़ना है। तो जनरल स्टडीज की क्लास केवल मैं आपको बता दूंगा कि ये चीज आपके एग्जाम में आने वाली है, उस पर 1-1 घंटा एक्सरसाइज आपको खुद करना होगा। जीएस का हेडेक अपने दिमाग से आप निकाल दीजिए फिर, और हम एक एक चीज को डिस्कस करने लगेंगे तो फिर एक एक टॉपिक में भी 2-2 दिन लगेगा। तो पीसीएस जे और हायर जुडिशरी के जनरल स्टडीज की तैयारी करनी है, देन जीएस के लिए आप क्लास में जो हम लोग कर रहे हैं उसको बस पढ़िए, 1 घंटा जाए घर में और पढ़िए और चीजों को ढूंढिए बस, और याद करिए, और लास्ट 5 ईयर्स का पेपर सॉल्व कर लीजिए फॉर ट्रेडिशनल पार्ट। रेस्ट आप इंग्लिश और लॉ में ध्यान लगाइए। तो इलेक्शन में आप इतनी बातें पढ़ेंगे, इतनी बातें डिस्कस करेंगे, और फिर कौन जीता, कौन हारा, कौन मुख्यमंत्री बना, ये तो आपको रटना ही रटना है। एक जो आपका इशू चल रहा है इस समय, इंडो रशिया का, सॉरी, रशिया यूक्रेन जो वॉर चल रहा है इस समय, हिंदुस्तान के लिए सबसे जो 2 हिट टॉपिक चल रहे थे लास्ट 2 महीने से, एक तो इलेक्शंस और ये आपके रशिया यूक्रेन वॉर। और जनरल स्टडीज पॉइंट व्यू के हिसाब से जो स्टूडेंट्स हमारे हैं वो भी केवल यही देख रहे हैं कौन जीता कौन हारा। इसकी एग्जाम से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है। एग्जाम से आपको आपको एकेडमिक पार्ट जानना है, कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट जानना है, लीगल पार्ट जानना है, जो फैक्चुअल पार्ट है वो जानना है। कौन इलेक्शन जीता कौन हारा किसी से पूछ, सड़क को सब बता देंगे कौन जीता कौन हारा। अब आइए जी आपका रशिया यूक्रेन वॉर। तो पहली चीज लिखिए, जोग्राफिकल पोजीशन ऑफ यूक्रेन। यूक्रेन का जो भौगोलिक क्षेत्र है, मतलब भौगोलिक क्षेत्र कहाँ पर है, उसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, ये आपको एटलस देख लेना है। आप जाइएगा एटलस खोलिएगा, यूक्रेन, यूक्रेन के एटलस में पड़ोसी देश कौन से हैं, उसमें ब्लैक सी कहाँ पर है, कौन कौन सी वाटर बॉडीज हैं, यूक्रेन कहाँ पर है जोग्राफिकली, उसके पड़ोसी देश कौन से हैं, और उसके इर्द गिर्द कौन सी वाटर बॉडीज हैं, ब्लैक सी किधर है, ये किधर, तमाम चीजें देख लेना है आपको। और यूक्रेन की कौन सी मेजर नदियां हैं, और यूक्रेन जो कीव शहर है, राजधानी यूक्रेन की, उसकी लोकेशन कहाँ पर है। पहला चीज तो आपको ये देखना है, क्योंकि चर्चा में यही है, क्योंकि जो उसका समुद्री एरिया था वहां पर नाटो की फौजें आकर अपना डेरा डालने वाली थी। तो वाटर बॉडीज कौन कौन सी जानना है, और कीव शहर ही मेन है कब्जा करने का रशिया का, तो कीव शहर की लोकेशन कहाँ पर है। और ये जानना है आपको कि, देखिए जरा तो पहले, व्हाट आर द
इश्यूज ऑफ द वॉर, कोई बता सकेगा इस वॉर का इशू क्या है? कौन सही बोल रहा है कौन गलत, उसका मतलब नहीं है। रशिया सही है कि यूक्रेन? व्हाट इज द रीजन ऑफ द वॉर? रशिया ने यूक्रेन पर अटैक क्यों किया है? व्हाई हैज रशिया अटैक्ड यूक्रेन? लिखिए। पहला, फर्स्ट, रशिया वांट्स दैट यूक्रेन मेक्स एन अमेंडमेंट in its constitution that it will not join NATO, NATO, North Atlantic Treaty Organization। पहली शर्त रशिया की, रशिया का ये कहना है कि यूक्रेन अपने संविधान में संशोधन करे, इस बात को जोड़े कि यूक्रेन नाटो ज्वाइन नहीं करेगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी संगठन को नाटो यूक्रेन शामिल नहीं होगा, पहली शर्त है उसकी। दूसरी क्या है? क्रीमिया, जो क्रीमिया जगह है जिस पर कि कब्जा कर रखा है, कंट्रोल कर रखा है रशिया ने, रशिया चाहता है कि यूक्रेन इस बात को मान्यता दे दे कि क्रीमिया जो है वह रशिया का हिस्सा है। क्रीमिया इज एन रशियन टेरिटरी। और तीसरा, जो आपके दो डॉबनास्क क्षेत्र के, डॉबनास्क रीजन है, ईस्टर्न रीजन ऑफ यूक्रेन, डॉबनास्क रीजन ऑफ ईस्टर्न यूक्रेन, यहीं पर सारी समस्या है। तो क्षेत्र का नाम है डॉबनास्क। उस क्षेत्र में दो इलाके हैं, एक आपका है डोनेट्स्क, DONETSK, DONETSK डोनेट्स्क, और लुहांस्क, LUHANSK। ये यूक्रेन के हिस्से थे, यूक्रेन के राज्य थे, जैसे हमारे यूपी MP वगैरह हैं, ये यूक्रेन से अलग हो गए हैं। और रशिया चाहता है कि यूक्रेन इन दोनों को स्वतंत्र गणराज्य के रूप में मान्यता दे। ये तीन शर्तें हैं। इन्हीं तीन बातों को मनवाने के लिए रशिया ने अटैक कर रखा है। फर्स्ट क्या है? यूक्रेन शुड मेक एन अमेंडमेंट in its constitution that it will not join NATO. Second, Ukraine must recognize that Crimea is a territory of Russia। अब रशिया का हिस्सा हो गया क्रीमिया। और तीसरा, डॉबनास्क क्षेत्र के, जो यूक्रेन का पूर्वी क्षेत्र है, जो उसके दो राज्य हैं, डोनेट्स्क और लुहांस्क, इन दोनों को स्वतंत्र राज्य के रूप में, राष्ट्र के रूप में यूक्रेन मान्यता दे दे। इन तीन बातों को आपको जानना है। प्लस डोनाट्स किधर है, लुहांस किधर है, ये करके किस क्षेत्र में, ऐसे करके आपका आ सकता है एक सवाल। वॉर पर नहीं आने वाला है। बहुत सवाल तो कीव किसकी राजधानी है, और तीन मेजर आपके इश्यूज हैं ये। ठीक। अब जो आपका लिखे ना, तो व्हाट इज ऑपरेशन गंगा, ये आप एग्जाम में आ जाएगा। व्हाट इज ऑपरेशन गंगा? दूसरा, व्हाट इज कलेक्टिव सिक्योरिटी इन इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय विधि में सामूहिक सुरक्षा क्या है? तीसरा, व्हाट इज द पर्पस एंड प्रिंसिपल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र का के क्या सिद्धांत हैं और क्या उद्देश्य हैं? आर्टिकल 1 आर्टिकल 2 में यही है। यूएन चार्टर के आर्टिकल 1 में प्रिंसिपल्स हैं, आर्टिकल 2 में पर्पसेस हैं। सिद्धांत और उद्देश्य क्या है? और तीसरा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ चैप्टर 7 ऑफ द यूएन चार्टर, यूएन चार्टर का जो पार्ट 7 है, चैप्टर 7 है, उसका क्या महत्व है?
क्योंकि जो ये अमेरिका और ये सब एक्शन नहीं ले पा रहे हैं इसके खिलाफ, यूरोपियन देश और नाटो और अमेरिका एक्शन नहीं ले पा रशिया के खिलाफ, उसमें मेन चीज चैप्टर 7 है कि चैप्टर 7 में एक्शन लेंगे तभी वो प्रभावशाली होगा, लेकिन चैप्टर 7 की कुछ शर्तें हैं। तो व्हाट इज चैप्टर 7, वो इंपॉर्टेंट चीज है। अगला चीज आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में किस विषय को लेकर यूक्रेन न्यायालय के समक्ष गया है? आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जुरिडिक्शन, न्यायिक अधिकार क्षेत्र कैसे निर्धारित होता है? क्योंकि यूक्रेन जब गया आईसीजे में तो इस पर ऑब्जेक्शन रेज किया है रशिया ने, फिर भी आईसीजे में सुनवाई हो रही है। अगला लिखिए, पॉइंट लिखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सुनवाई के लिए जो बेंच, न्यायाधीशों की जो पीठ गठित होती है, व्हाट शुड बी इट्स कॉम्पोजिशन? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जब कोई मुकदमा सुनवाई होती है तो व्हाट शुड बी द कंपोजिशन ऑफ द, क्या उसमें पक्षकारों के न्यायाधीशों का होना आवश्यक है? और लास्ट आपका, व्हाट इज कलेक्टिव सिक्योरिटी एग्रीमेंट दैट हैज बीन प्रपोज्ड बाय यूक्रेन? यूक्रेन ने कलेक्टिव सिक्योरिटी एग्रीमेंट का प्रस्ताव रखा है और ये कहा है कि अब हम नाटो ज्वाइन नहीं करेंगे। तो ये व्हाट इज कलेक्टिव सिक्योरिटी एग्रीमेंट क्या है? तो ये जो आपका यूक्रेन वॉर है, इससे संबंधित जनरल स्टडी सवाल आपके ये जो हमने डिस्कस किए वो बनते हैं। इश्यूज तीनों जानना है, रीजन्स कौन कौन से हैं, प्लेसेस कौन कौन सी हैं, उसमें आईसीजे क्या है, चैप्टर 7 क्या है, यूएन चार्टर क्या है, इन बातों को। और लास्ट में जो एक निबंध आपका आएगा, लिखिए, व्हाट इज द रेलिवेंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस टुडे? आज के परिवेश में संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या औचित्य है? व्हाट इज द रेलिवेंस ऑफ, ये आपके एस्से में आएगा, निबंध में। यूएन का खासकर विद रिस्पेक्ट टू रशिया यूक्रेन वॉर। यूएन गायब हो गया है, तो क्यों गायब हो गया, क्यों इनइफेक्टिव हो गया है, व्हाट इज इट्स रेलिवेंस? ये निबंध आपका इसमें आने की संभावना है। प्लस परमानेंट मेंबरशिप ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर इंडिया, हिंदुस्तान का जो परमानेंट मेंबरशिप होगी हिंदुस्तान की सिक्योरिटी काउंसिल में, उसकी क्या शर्तें हैं और क्या आवश्यकता है और क्या इसका दावा है और क्यों दिया जाना चाहिए। तो ये आपके रशिया वाले इशू पर वो डिस्कस करेंगे तब जाकर ये। तो इस ढंग से आपको जनरल स्टडीज के लिए टॉपिक्स को तैयार करना है, क्योंकि धीरे धीरे हम लोग इस क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो रशिया वाला इशू हम लोग कल डिस्कस करेंगे और फिर कल से जीएस और थोड़ा फास्ट कर देंगे। तो जनरल स्टडीज जो हम लोग क्लास करेंगे दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू। क्योंकि देखिए जनरल स्टडीज में होता है क्या है कि स्टूडेंट्स आर नॉट अवेयर कि हम क्या पढ़ें, उनको लगता है कि एग्जाम में कुछ भी आ जाता है, ऐसा नहीं होता है। जनरल स्टडीज कहने के लिए जनरल है, लेकिन स्पेसिफिक चीजें हैं, एग्जाम में यही आना ही आना है, इस मुद्दे में यही बात आनी ही आनी है। इतना ज़्यादा मटेरियल, इतना सारी चीजें आपको मिलती है मार्केट में, इतनी मोटी मोटी मैगजीन हर साल हर महीने पढ़नी है, तो कौन सा आ रहा है कैसे आ रहा है ये क्लियर नहीं होता है। तो इस ढंग से हम लोग जनरल स्टडीज करेंगे और थोड़ा सा कल से करके आया था और हम रिफाइन करके इसको लिखाना आपको शुरू कर देंगे। और जो चीज़ आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चंस नहीं आंसर्स मिल रहे हैं तो यू कैन आस्क मी कि सर ये इसका आंसर नहीं मिल रहा है। ठीक, इसको कुछ कहना है, पूछना है। और कल से सब लोग 10 बजने के 1 मिनट पहले आ जाएंगे तो क्लास हम लोग तुरंत एट 10 स्टार्ट कर देंगे। तो जो हम लोगों ने आज पढ़ा है जनरल स्टडीज के बारे में, केवल इसको आप फेयर कर लेंगे एक बार तो आपको जनरल स्टडीज का ये 2 टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। अदरवाइज सवाल इन पर आएगा और सवाल वहां गलत हो जाएगा, सब कुछ पढ़ के जाएंगे तब भी सवाल वहां गलत है। चलिए, ओके, थैंक यू, गुड नाइट।